हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, किसी ने क्या खूब कहा है कि टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, कि अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। स्टूडेंट, आपने रात में जुगनुओं को तो देखा होगा, छोटे छोटे होते हैं और वो ऐसा लगता है कि हमेशा जलते रहते हैं। उनके पास एक टॉर्च होता है जो कि भगवान का दिया हुआ होता है, तो उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी मंजिल खुद ही ढूंढ लेते हैं। तो आपको भी उसी जुगनू की तरह बनना है। कोई सपोर्ट करे या ना करे, कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको अपनी मंजिल को ढूंढ लेना है। ठीक है, आपके पास भी वो टार्च है, आपके पास दिमाग है। ठीक है, आप अपनी मंजिल को ढूंढ लीजिए और उसी को अचीव कीजिए। ठीक, तो आज का ये स्पेशल लाइन लाने का मतलब ये था कि आज का ये क्लास भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा। देखो, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टूटने लगे हौसला तो याद रखना, मतलब आपका हौसला अगर टूटने लगे तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। ऐसा मत सोचिए भैया किस्मत में होगा तो हम पास हो जाएंगे। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है, मैं बार बार कहता हूं। और अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, आप भी उसी जुगनू की तरह बनिए जो अंधेरों में भी अपनी मंजिल ढूंढ ले। किसी की सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, किसी की जरूरत ना पड़े, खुद के दम पर आप टॉपर बन के दिखाएं। तो आज का ये क्लास बहुत स्पेशल है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो लेकर आइए, मतलब पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में पढ़ाइए। तो आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1, जिसका नाम है विलयन, इसे हम प्यार से इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन, इंग्लिश को भी साथ में आप लोग जानते चलिए। इस पूरे चैप्टर का वन शॉट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, मतलब पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। आज हम विलयन चैप्टर का सफाया करेंगे। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे में सारे चैप्टर का वन शॉट वीडियो लेकर आऊं, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तब मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। कमेंट में लिख देना सर ऑल चैप्टर वन शॉट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलयन वन शॉट वीडियो। आज के बाद आपको इस चैप्टर के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक मैंने लिया है, फर्स्ट टॉपिक, वो मैंने लिया है भैया हेनरी का नियम। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर विलयन आपने नहीं बताया। देखो, विलयन को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और ये सब टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको मैं इस क्लास में लेकर आया हूं। मतलब पूरे टॉपिक हैं, जितने टॉपिक आपके केमिस्ट्री में है, सारा टॉपिक है विलयन को छोड़ के, मतलब विलयन टॉपिक को। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है हेनरी का नियम। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई है। देखो भैया, 1 घंटे की लगभग ये क्लास हो सकती है, लेकिन क्लास बहुत स्पेशल है। देखो, हेनरी का नियम क्या होता है, इंग्लिश में बोले तो हेनरीज लॉ। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चैप्टर 1 में ये जो है भैया बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। देखो, होता क्या है, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब हेनरी जी ने एक नियम दिया कि कोई गैस किसी द्रव में कैसे घुलती है। क्या हम गैस पे प्रेशर लगाएंगे तो ज्यादातर गैस द्रव में घुलेगी, उसी से रिलेटेड एक नियम उन्होंने दिया है। मतलब स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, कोई गैस किसी द्रव में कैसे घुलेगा, विलेयता का मतलब होता है घुलना। ठीक है, गैस के दाब के समानुपाती होता है, मतलब जितना ज्यादा हम दाब लगाएंगे गैस पर, उतना ज्यादा गैस किसी द्रव में घुलेगा। यही हेनरी का नियम है। मैं समझा देता हूं भैया। अपने घर का एक बर्तन ले लीजिए, भगोना हो गया जिसमें खाना बनता है। देखो, बर्तन नहीं लेना है आपको, ऐसे चित्र बना देना है, समझा देना है। ठीक है, ये मैंने ले लिया एक बर्तन। इस बर्तन में हम ले लेते हैं भैया पानी। क्या ले लेंगे, पानी। देखो, ये पानी है, पानी के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, इतना भरा हुआ है भगोने में पानी। ठीक है, ये पानी है। अब पानी द्रव है भैया, तो हम इसको नाम दे सकते हैं द्रव। ठीक है, अब इस द्रव में किसी गैस को हम घोलेंगे। चलिए, इसमें हम ऑक्सीजन को घोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जल में ऑक्सीजन ऑलरेडी पाया जाता है। तो हम लाते हैं O2 के कुछ मॉलिक्यूल को। देखो, ये O2 का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये O2 का मॉलिक्यूल है। कुछ मॉलिक्यूल जो है इस
द्रव में घुले हुए हैं, कुछ मॉलिक्यूल नहीं घुले हुए हैं। तो यहां पे कहने का साफ साफ मतलब है हेनरी के नियम का कि किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ये ऑक्सीजन गैस है, इस पर जितना ज्यादा हम दाब लगाएंगे उतना ज्यादा ये मॉलिक्यूल इस विलयन में, इस द्रव में घुलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो गैस है इसकी जो विलयता है, घुलने की क्षमता है, इसके दाब के समानुपाती होगा। ये आपका द्रव है, द्रव में जल भरा हुआ है, कुछ गैस इस जल में घुले हुए हैं, कुछ गैस नहीं घुले हैं। इस गैस को अगर आपको इस जल में घोलना है तो आप प्रेशर लगाइए, जितना प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा ये गैस इस द्रव में घुलेगा। वही कहा गया है इसमें कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, ये जो गैस है इसकी जो द्रव में विलयता है गैस के दाब के समानुपाती होगा। मतलब जितना ज्यादा हम दाब लगाएंगे उतना ज्यादा ये गैस द्रव में घुलेगा। सिंपल सा है, जितना दाब लगाओ उतना ज्यादा गैस द्रव में घुलेगा, बस हो गया। अब हम कुछ चीजें जान लेते हैं। देखो इसका फॉर्मूला समझते हैं हेनरी के नियम का। ठीक, तो देखो यदि मान लीजिए यदि घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा, मान लीजिए कि जो गैस इस द्रव में घुली है इसकी मात्रा, मान लीजिए इसकी क्वांटिटी m है, मान लीजिए घुली हुई गैस की मात्रा m है, ठीक है, m है, तथा गैस का दाब, और जो गैस पर हम दाब लगा रहे हैं गैस का दाब, ठीक है, इसको मान लेते हैं P है। देखो दाब को हम वैसे भी प्रेशर बोलते हैं, तो P है, ठीक है, P है। तो हेनरी के नियम का फॉर्मूला क्या होगा भैया? देखो जितना दाब लगाएंगे इस पे उतनी ज्यादा गैस घुलेगी, तो घुली हुई गैस की मात्रा m है, ये P है, तो जितना ज्यादा हम लगाएंगे प्रेशर, यानी कि कह सकते हैं कि m इक्वल टू आपका होगा, घुली हुई गैस की मात्रा जो होगी वो समानुपाती होगी किसके? P के। किसके समानुपाती होगी? P के। मतलब जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा गैस इस द्रव में घुलेगी। तो घुली हुई गैस की मात्रा m है, ये समानुपाती होगा P के, क्योंकि जितना ज्यादा हम दाब लगाएंगे उतनी ज्यादा घुली हुई गैस की मात्रा होगी। ठीक है, वही मैंने बताया है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हेनरी के नियम का। मतलब ये द्रव में इस ऑक्सीजन पर जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा गैस घुलेगी। तो यदि घुली हुई गैस की मात्रा m है और गैस का दाब P है, तो m इक्वल टू फॉर्मूला होगा m समानुपाती P। अब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, बराबर लगाएंगे, तो यहां पे एक स्थिरांक जुड़ जाएगा, उसको K लिखते हैं, K और P। ये होगा हेनरी के नियम का फॉर्मूला, m इक्वल टू K P। अब आप लोग कहेंगे सर जी m क्या है? तो m है घुली हुई गैस की मात्रा, P क्या है? P है गैस का दाब, जो हम गैस पे प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, और K क्या है? K है हेनरी स्थिरांक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं पहले, तब मैं समझाता हूं। ठीक, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब मैं इस चित्र को सिर्फ इरेज करूंगा, ठीक है, और कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो जानना जरूरी है। देखो यहां पे K क्या है? ये है भैया, ये है आपका समानुपाती स्थिरांक या हेनरी स्थिरांक भी बोल सकते हैं, ठीक है, समानुपाती स्थिरांक, ठीक है। बाकी तो आपको पता है, छोटे बच्चे तो हैं नहीं। देखो m है घुली हुई गैस की मात्रा, P है दाब, देखो यहां पे लिखा हुआ है। तो यही होता है हेनरी का नियम कि किसी गैस की द्रव में विलयता उसके दाब के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा हम दाब लगाएंगे उतनी ज्यादा गैस द्रव में घुलेगी। तो ये हेनरी का नियम हमारा हो गया। लेकिन अभी कुछ और चीजें हैं, इसका अनुप्रयोग है, इसकी सीमाएं हैं, उसको भी हम जानेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हमारा टॉपिक है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। भैया हेनरी के नियम को आप कहां कहां देखते हैं? हम बाहर घूमने गए, कहीं घूमने गए तो हमें हेनरी का नियम दिखाई देता है? कहीं ऐसा लगता है कि हां हेनरी का नियम लागू हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखो सबसे पहला, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, ठीक है। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं, आप आरोहक हैं, ठीक है,
बहुत ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम होता है। अब भैया प्रेशर कम होगा तो द्रव में गैस कम घुलेगी, क्योंकि मैंने बताया है कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा द्रव में गैस घुलेगी, जितना कम प्रेशर होगा उतना कम द्रव में गैस घुलेगी। ठीक है, तो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। इसके फलस्वरूप यहां के लोगों या आरोहकों के रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वे कमजोरी महसूस करते हैं एवं उनमें एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। मतलब हमारे खून में हम अगर बहुत ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे, देखो हमारे खून, हमारा जो खून है ये लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना, द्रव फॉर्म में, इसमें ऑक्सीजन घुले रहते हैं। ठीक, तो अगर हम बहुत ऊंचाई पे चले जाएंगे तो ऑक्सीजन का जो दाब है वो कम हो जाएगा। और भैया जब प्रेशर कम होगा तो हमारे खून में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया घुली हुई गैस की मात्रा प्रेशर के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस द्रव में घुलेगी, और जितना कम प्रेशर होगा उतना कम गैस द्रव में घुलेगा। तो अगर हम बहुत ऊंचाई पे चले जाएंगे तो ऑक्सीजन का दाब कम हो जाएगा। इसके फलस्वरूप हमारे जो ब्लड है, जो रुधिर है, ब्लड को ही रुधिर बोलते हैं, खून को, ठीक है, तो हमारे खून में जो ऑक्सीजन घुला है उस घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो इसको बोलते हैं एनॉक्सिया, मतलब हमें कमजोरी फील होगी और एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। तो बहुत ऊंचाई पे जाने से पहले एक बार सोच लेना, ठीक है। तो यही यहां पे हेनरी का नियम लागू हो रहा है, क्योंकि यहां पे हमारे द्रव में, हमारे खून में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा कम हो रही है, ठीक है, तो यहां पे हेनरी का नियम लागू होता है। दूसरा देखिए, एक और अनुप्रयोग भैया, गर्मियों में आप लोग कोल्ड ड्रिंक का यूज करते हैं, ठंडा जिसको बोलते हैं, स्प्राइट, कोको कोला, माजा, जो भी है, फिज, ठीक है। तो देखो शीतल पेय पदार्थ, देखो कोल्ड ड्रिंक को यहां पे शीतल पेय पदार्थ लिखा गया है, ठीक है, एवं सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। मतलब आप लोग कोल्ड ड्रिंक अगर लेते हैं, मान लीजिए आपने कोल्ड ड्रिंक का एक डिब्बा लिया, अगर आप उस कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे को हिलाएंगे, उसके बाद तुरंत हिलाने के बाद तुरंत अगर ढक्कन खोलेंगे तो देखेंगे कि आपका कोल्ड ड्रिंक जो है वो फव्वारे की तरह ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। पार्टियों में लोग ऐसा ही करते हैं, मतलब डिब्बे को हिला लेते हैं, उसके बाद में ढक्कन खोलते हैं और ऐसे फव्वारे की तरह निकलता है पार्टियों में, ठीक है। वही क्यों निकलता है? क्योंकि उस बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च प्रेशर पर बंद किया जाता है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा उस कोल्ड ड्रिंक में घुल सके। तो वही कहा गया शीतल पेय पदार्थ एवं सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा घोलने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है, बोतलों को ज्यादा प्रेशर पर बंद किया जाता है, ताकि जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुलेगा, क्योंकि घुली हुई गैस की मात्रा प्रेशर के समानुपाती होती है, ठीक है। तभी आप लोग अगर बोतल को हिला के तुरंत ढक्कन खोलते हैं तो वो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा जो कोल्ड ड्रिंक होता है बाहर की तरफ फव्वारे की तरह निकलता है। यहां पे भी हेनरी का नियम लागू होता है, ठीक। दो अनुप्रयोग मैंने बता दिए। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं भैया, हेनरी के नियम की सीमाएं, मतलब हेनरी के नियम की लिमिटेशंस क्या हैं। जैसे हर चीज की कोई लिमिट होती है। मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, मान लीजिए आपके कुछ दोस्त, कुछ स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ा रहा है। अब आप अगर शरारत कोई बच्चा बहुत ज्यादा कर रहा है तो अगर वो लिमिट तक करेगा, थोड़ा बहुत करेगा तो चल जाएगा, टीचर कुछ नहीं बोलेगा। जैसे ही वो लिमिट को पार करेगा, ज्यादा शरारत करेगा भैया, तो टीचर तुरंत उसको दंडित करेंगे, उसको सजा देंगे, ठीक है। तो वही कहा गया हर चीज की एक लिमिट होती है। तो हेनरी के नियम की भी कुछ सीमाएं हैं। आखिर ये कहां कहां लागू होता है? तो यद्यपि ये एक महत्वपूर्ण नियम है, परंतु ये केवल तभी लागू होता है जब, ये कब लागू होगा? जब दाब अधिक ना हो, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। ताप बहुत कम ना हो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, मतलब जो गैस हमारा है वो हमारे विलायक में कम विलेय हो। ऐसा नहीं कि आपका द्रव है और गैस है, जैसे ही आप विलायक के पास द्रव गैस को लेकर आए तुरंत उसमें घुल गया, तब तो हेनरी का नियम लागू ही नहीं होगा। तुरंत घुल जाएगा तो हमें प्रेशर लगाने की जरूरत ही क्या है, ठीक है, तो हेनरी का नियम वहां लागू नहीं होगा। चौथा, गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैसों दोनों अवस्थाओं में समान होना चाहिए, तब भी हेनरी का नियम यहां पे लागू होगा। तो ये सीमाएं हैं, इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में हूं, ठीक है। तो ये इसकी सीमाएं हैं, ये सारी चीजें जब फॉलो करेगा तभी हेनरी का नियम लागू होगा। तो ये भी समझ में आ गया बिल्कुल।
सिंपल सा था। नींद लग रही होगी भैया, पानी वानी लेकर बैठ जाना, कुर्सी मेज लेकर बैठना, बेड पर मत बैठना नहीं तो नींद लग जाएगी। जो सोने की जगह अगर उस पर बैठ के पढ़ोगे तो नींद तो आना ही आना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर पढ़ाई करते समय नींद आ जाती है। अरे नींद क्यों नहीं आएगी जब सोने की जगह पे आप लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। वो बेड भी कहता है भैया अब तुम सो जाओ, ठीक है, बहुत देर से बैठे हो। तो यही चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक, अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बिलियन चैप्टर में। इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं तो इसके फॉर्मूले को भी हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। देखो, नाम है मोलरता, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। आखिर मोलरता होता क्या है, ध्यान से समझना। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। तो देखो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। देखो, विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। देखो भैया, आप सभी को पता है कि जो विलयन हमारा होता है इसके दो घटक होते हैं मेरे दोस्त। विलयन जो होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है हमारा विलेय, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है विलायक। इनके दो पार्टिकल्स होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित ये जो आपका विलयन है, मान लीजिए एक बर्तन मैंने ले लिया, ठीक है, ठीक है, ये बर्तन है आपका, इसमें 1 लीटर मैंने पानी ले लिया। ठीक है, ये देखो 1 लीटर मैंने पानी ले लिया। अब इसमें हम चीनी कुछ डाल देते हैं। देखो चीनी मैंने कुछ डाल दिया, ठीक है, चीनी डाल दिया। तो वही कहा जा रहा है विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित ये जो विलयन है आपका, चीनी पानी दोनों है, तो ये आपका विलयन होगा, क्योंकि विलयन के दो घटक होते हैं। देखो यहां पे पानी ज्यादा है तो ये विलायक होगा, क्योंकि जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है, और चीनी कम है ये विलेय होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये विलयन है। इसके 1 लीटर में उपस्थित जो ये विलेय होंगे, विलेय की जो मोलों की संख्या होगी वही विलयन की मोलरता कहलाएगी। ठीक है, तो इसको मैं इनको नहीं सबको मैं इरेज करता हूं। अब हम लोग देखते हैं विलयन की मोलरता का फॉर्मूला। देखो सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं, यहां पे लिख दीजिएगा विलयन की मोलरता, ठीक है, विलयन की मोलरता, इसको कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो यहां पे होगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या, ठीक, अपान आपका हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में, किसमें, लीटर में। ठीक है, तो ये होता है मोलरता का फॉर्मूला, ध्यान रखना। इसको मैं अंदर कर देता हूं बॉक्स में। देखो क्या कहा गया था, विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो फॉर्मूला क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित जो विलेय के मोलों की संख्या है वही विलयन की मोलरता कहलाएगी। तो फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। आपका डेफिनेशन था विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो मोलरता का फॉर्मूला होगा विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, मतलब 1 लीटर में कितने विलेय उपस्थित है, इसी को विलयन की मोलरता बोलेंगे। अब इसको अगर आप लोग मान लीजिए विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया गया है तो आप ऊपर 1000 से गुणा कर दो, क्योंकि 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है। मान लीजिए बाई चांस आपका आयतन मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 से आपको गुणा कर देना है। अब दूसरी चीज आपको समझना है मेरे दोस्त कि आखिर ये विलेय के मोलों की संख्या इसको कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमें विलेय का भार दिया गया, उसका अणुभार दिया गया है, तो इसके मोलों की संख्या निकालेंगे कैसे। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूं। इसका फॉर्मूला होगा विलेय के मोलों की संख्या। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, देखो विलेय के मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, विलेय का
अणु भार। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, विलेय के मोलों की संख्या आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अब आप लोग पूछेंगे सर जी विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार। अगर हमें विलायक के मोलों की संख्या निकालनी है तब तो क्या करना है, विलेय की जगह पर विलायक कर दो, विलायक का भार बटा विलायक का अणु भार, निकल गया। ठीक है, तो ये समझ में आया। विलयन की मोलरता का फॉर्मूला होगा विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। और विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, विलेय का भार उसको विलेय के अणुभार से डिवाइड कर दो, विलेय के मोलों की संख्या आ जाएगी। अब एक चीज और समझो, देखो ये जो विलेय के मोलों की संख्या है इसकी जगह पर अगर हम ये रख दें, क्योंकि ये विलेय के मोलों की संख्या के बराबर है, तो इसके जगह पर अगर ये हम रख देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा उसको भी मैं बताता हूं। क्योंकि मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, जगह बचा नहीं है, तो इसको आप पहले नोट करो, फिर मैं बताऊंगा कि अगर इस विलेय के मोलों की संख्या की जगह पर ये वाला वैल्यू रखेंगे तो हमारा विलयन की मोलरता का फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा। तो इसको नोट करो फटाफट। नोट कर लिए स्टूडेंट, अब इसको मैं इरेज करता हूं। अब दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या निकल कर आएगा, विलयन की मोलरता का सेकेंड फॉर्मूला, इसको यम से डिनोट करते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला जो निकल कर आएगा वो समझ लो मेरे दोस्त, इसका दूसरा फॉर्मूला आएगा विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार। देखो ऊपर नीचे आप गुणा करोगे आ जाएगा विलेय का अणु भार, ठीक है, इंटू 1/1 विलयन का आयतन, ठीक है, आयतन लीटर में, किसमें, लीटर में। तो ये फॉर्मूला निकल कर आपका आएगा। मतलब अगर आप लोग विलेय के मोलों की संख्या की जगह पर ये रख देते हैं भैया तो होगा क्या, जो सबसे नीचे वो इस पे चला आएगा, ये आपका दूसरा फॉर्मूला निकल कर आएगा विलयन की मोलरता का नेक्स्ट फॉर्मूला कि विलेय का भार अपान विलेय का अणु भार इंटू 1/1 विलयन का आयतन लीटर में। इस फॉर्मूले को रख के आप न्यूमेरिकल्स को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा निकल कर आ गया। तो विलयन की मोलरता समझ में आई कि विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। फॉर्मूला मैंने सब बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका था मोलरता। देखो मोलरता जो भी है सबका न्यूमेरिकल्स मैं आपको अलग से क्लासेस में प्रोवाइड कराऊंगा। आज हम टॉपिक्स को देख रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप लोग करेंगे नोट, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अभी स्टार्टिंग है, आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये उनके भाई साहब हैं मोललता। यहां पे रा के जगह पे ला लगा हुआ है, इनको बोलेंगे मोललता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मोलैलिटी, और इसको स्मॉल एम से डिनोट हम करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, जो मोलरता अभी मैंने बताया था उसका मात्रक क्या होता है। देखो मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ये ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलों की संख्या का मात्रक मोल और विलयन का आयतन लीटर में का मात्रक लीटर, तो मोल प्रति लीटर मोलरता का फॉर्मूला होगा। अब ये जो है इनके भाई साहब है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों भाइयों में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप जाएं कॉपी में भाई बहन लिख दें, ऐसा नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो इसमें है क्या, किसी विलायक के 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। देखो वहां पर था किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। यहां पे क्या है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। वहां पे 1 लीटर था, यहां पे 1 किलोग्राम है, वहां पर विलयन था, यहां पे विलायक है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो वही उसी तरह ये भी रहेगा, विलयन
मोललता, इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे हम लोग। इसका फॉर्मूला होगा, देखो उसी तरह रहेगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ठीक है, की संख्या, ठीक है, अपान विलायक का भार किलोग्राम में, इतना ये रहेगा। मतलब विलयन के आयतन के जगह पर विलायक का भार किलोग्राम में, भार किलोग्राम में, ठीक है, इस तरह से ये रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा विलयन की मोललता का फॉर्मूला कि विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पे विलायक का भार ग्राम में दिया है तो उसको आप किलोग्राम में बदल लो, नहीं बदल पा रहे हो तो ऊपर 1000 से गुणा कर दो, काम खत्म। तो ये मोललता का फॉर्मूला होगा, वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पे विलायक का भार किलोग्राम में है। तो देखो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। अब यहां पे भी विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, वही फॉर्मूला, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, अगर आप लोग चाहें तो फिर से मैं लिख देता हूं, लिखने की कोई खास जरूरत नहीं, लेकिन लिख देता हूं, विलेय के मोलों की संख्या, इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे दोस्त, इसका फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, ठीक है। थोड़ा फास्टली मैं चल रहा हूं क्योंकि ये भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है। विलेय का अणुभार, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा विलेय के मोलों की संख्या का, वही सेम प्रोसेस। अब इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर हम मोललता का दूसरा वाला फॉर्मूला जानेंगे। कौन सा, इस विलेय के मोलों की संख्या की जगह पर ये वाला वैल्यू रखेंगे तो हमारा एक दूसरा फॉर्मूला निकल कर आएगा जो हमने अभी मोलरता में निकाला था। तो इसको आप लोग नोट करोगे, कर लो भाई, नहीं तो बाद में कहोगे सर हटते नहीं है सामने से, ठीक है। चलो ये भी नोट हो गया। अब चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब विलयन की मोललता का एक और फॉर्मूला बता देते हैं, विलयन की मोललता, ठीक है, स्मॉल m से इसको डिनोट करेंगे और इसका फॉर्मूला एक और होगा, वो होगा, देखो वही सेम प्रोसेस, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है, इनटू 1 अपान विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला हमारा निकल कर आ गया मेरे दोस्त, किलोग्राम में, ठीक है। ये सेकेंड फॉर्मूला निकल आ गया। मतलब हमने क्या किया, विलेय के मोलों की संख्या की जगह पर ये वैल्यू रख दिया, तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला निकल कर आ चुका है। इसको भी आप लोग नोट करिए फटाफट। इस फॉर्मूले से भी आप न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं विलयन की मोललता का। तो ये दूसरा फॉर्मूला है। तो ये भी टॉपिक हो गया। न्यूमेरिकल मैं आपको स्पेशल क्लासेस में बताऊंगा और मैंने बताया भी है। तो इसको आप लोग नोट कर लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इनका नाम है मोल प्रभाज या मोल अंश भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ये टॉपिक भी वीवीआई है। देखो सारे टॉपिक मैंने इस क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले ही लिए हैं। भैया मोल प्रभाज क्या होता है? हमने मोलरता पढ़ा, मोललता पढ़ा, अब मोल प्रभाज को देखते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, विलयन में उपस्थित किसी लिख दीजिएगा, किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। देखो भैया विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। अब यहां पे कहा क्या जा रहा है, ध्यान से समझना। मतलब विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या अपान विलयन में जो दोनों घटक होते हैं, विलेय और विलायक, दोनों के मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे आपको अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो आप क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या अपान
जो विलयन में दोनों घटक हैं, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यही कहा जा रहा है कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या एवं विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। मतलब अगर आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो आप लोग विलेय के मोलों की संख्या को ऊपर ले लीजिए और उसके बटे में विलेय के मोलों की संख्या और विलायक दोनों के मोलों की संख्या ले लीजिए, आपका मोल प्रभाज आ जाएगा। सिंपल सा है, फॉर्मूले से समझते हैं। देखो जैसे मान लीजिए आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, ध्यान से समझना, विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज, ठीक है, अगर आपको निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा? जिसका आपको निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग विलेय के मोलों की संख्या। जिसका मोल प्रभाज आपको निकालना है उसको पहले उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिखेंगे। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है तो विलेय के भार को विलेय के अणुभार से डिवाइड कर दो। तो विलेय का मोल प्रभाज अगर आपको निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे और नीचे दोनों के मोलों की संख्या लिखेंगे। इसी के अनुपात को हम बोलेंगे मोल प्रभाज, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, और प्लस जो इसके साथ में है भैया इनके विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला होगा। मतलब अगर आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो क्या कहा गया है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलेय एवं विलायक, देखो विलेय एवं विलायक कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। तो विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। मेरे कहने का मतलब है जिसका मोल प्रभाज आपको निकालना है उसके मोलों की संख्या को हम ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, और नीचे हम साथ में जो विलायक है उसको उसके भी मोलों की संख्या लिखेंगे। अगर आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना होगा तो ऊपर विलायक के मोलों की संख्या लिखेंगे और नीचे विलेय एवं विलायक दोनों के मोलों की संख्या लिखेंगे। मतलब जिसका मोल प्रभाज आपको निकालना है उसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसको अगर हम न्यूमेरिकली लिखें इस फॉर्मूले को तो मान लीजिए जो आपका विलेय का मोल प्रभाज है वो XA है। क्या है? XA, या इसको काई ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। XA आपका जो है वो किसके बराबर होगा? देखो मैंने विलेय के मोल प्रभाज को XA माना है, मोल प्रभाज को X से डिनोट करते हैं, विलेय के मोल प्रभाज को A मैंने मान लिया, अभी विलायक वाले को B मान लेंगे, ठीक है। तो इसको XA मान लेंगे। अब विलेय के मोलों की संख्या को N से डिनोट करते हैं। अब विलेय है भैया तो A मान लेते हैं, इसको भी Na, मतलब विलेय के मोलों की संख्या अपान फिर विलेय के मोलों की संख्या, तो इसको भी Na मान लेंगे, और प्लस विलायक के मोलों की संख्या को हम मानेंगे Nb। तो देखो विलेय के मोलों की संख्या XA का फॉर्मूला आएगा Na अपान Na प्लस Nb। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक चीज और याद रखिएगा, विलयन में उपस्थित जो दोनों घटक होते हैं विलेय और विलायक, दोनों के मोल प्रभाज का जो योग होता है वो एक होता है, ये ध्यान रखना। मतलब विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, और किसी भी घटक का मोल प्रभाज एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपका हो गया विलेय का मोल प्रभाज। अभी मैं इसको लिख रहा हूं, अभी विलायक का मोल प्रभाज हम निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो देखना एक ही आएगा, ठीक है। ये प्रूफ है, तो इसको आप नोट कीजिए फटाफट, ठीक। तो विलेय का मोल प्रभाज हमने निकाला XA इक्वल टू Na अपान Na प्लस Nb। अब इसको मैं इरेज करूंगा, ये वैल्यू आप याद रखना। अब चलते हैं विलायक का मोल प्रभाज निकालते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूं। अब निकालेंगे विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है। अभी इसको किससे डिनोट करेंगे? XB से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वही सेम प्रोसेस, ऊपर लिखेंगे विलायक के मोलों की संख्या, मतलब जिसका आपको निकालना है उसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखना है, विलायक के मोलों की संख्या, और नीचे लिखेंगे हम दोनों के मोलों की संख्या, ठीक है। विलेय प्लस विलायक दोनों के, तो विलेय प्लस विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की
संख्या, ठीक है, और प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। ये हो जाएगा फॉर्मूला विलायक के मोल प्रभाज का, ठीक है। मैंने बताया था जिसका मोल प्रभाज आपको निकालना है उसको ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है। तो देखो यहां पे विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू विलायक के मोलों की संख्या अपान विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या, ठीक, मतलब समझ में आ गया। अब अगर आप लोग कहेंगे सर विलायक के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो वही प्रोसेस, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, यही फॉर्मूला वहां पे भी लगेगा। अब इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स बी, क्या मान लेते हैं एक्स बी, उसको मैंने एक्स ए माना था, तो एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, देखो विलायक के मोलों की संख्या तो इसको एन बी मानेंगे, एन बी अपान विलेय के मोलों की संख्या को एन ए हमने माना था और प्लस विलायक के मोलों की संख्या को एन बी मान लेंगे, ठीक है। अब एक्स ए हमने जो निकाला था और एक्स बी जो हमने निकाला, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक ही आएगा, अभी देखना। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, पहले ये विलायक का मोल प्रभाज का फॉर्मूला होगा, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट हो गया। अब दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। देखो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, देखो एक्स ए का फॉर्मूला आपका क्या था, एक्स ए का फॉर्मूला था एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, यही तो था फॉर्मूला, मतलब विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, और विलायक का मोल प्रभाज क्या था, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, यही तो था, ठीक। अब देखो ट्विस्ट, देखो यहां पे ट्विस्ट जिसको बोलते हैं, देखो इसको बराबर लगाएंगे, अब क्या होगा, देखो नीचे हर बराबर है तो ऊपर के भी आपस में जुड़ जाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा एन ए प्लस एन बी और नीचे भी आपका हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। अब दोनों बराबर है भैया तो कटिंग हो जाएगा दोनों का, ये देखो अब हमारा फॉर्मूला आया एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज जो होगा वो एक के बराबर होगा। देखो एक आया है तो मैंने कहा था कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज जो है एक के बराबर होता है। अब यहां से कुछ चीजें हम और निकाल सकते हैं, ध्यान देना, थोड़ा सा मैं साइड में बता देता हूं। देखो अगर यहां से हम मान लीजिए हमें एक्स बी की वैल्यू पता है तो एक्स ए कैसे निकालेंगे, एक्स ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइन, देखो 1 है माइनस, देखो इधर प्लस में है एक्स बी, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा एक्स बी। तो इस फॉर्मूले से हम विलायक का मोल प्रभाज भी विलेय का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यही मैंने कहा था कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों का जो योग होगा वो एक के बराबर होगा, मैंने प्रूव भी कर दिया। अगर आपको विलायक का मोल प्रभाज पता है तो आप विलेय का मोल प्रभाज 1 माइनस विलायक का मोल प्रभाज आप घटाकर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको भी नोट कीजिए, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसका न्यूमेरिकल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आगे भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप लोग सपोर्ट करते रहें। देखो मेहनत लगती है भैया, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही क्लासेज हम आपके लिए लाते रहेंगे और हल्ला मचाते रहेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है, मचाते रहो। चलो इसको नोट करो फटाफट, नोट हो गया, रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इनका नाम है, इनको हम प्यार से बोलते हैं अंश प्रति मिलियन, जिसको हम पीपीएम बोलते हैं। पीपीएम में सांद्रता निकालना आता है। पीपीएम फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अब नाम से यह स्पष्ट है, मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख, जो कि हमारी फैमिली पूरी होने वाली है। बहुत जल्द हम 10 लाख बच्चों की फैमिली बना लेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहे भाई, ठीक है। सपोर्ट करते रहोगे तो हम आपको भी सपोर्ट निरंतर करते रहेंगे। देखो क्या होता है अंश प्रति मिलियन, किसी विलयन के 1 मिलियन यानी कि 10 लाख या 10 के पावर 6, भैया 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इकाई दवाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, 2 2 4 2 6, तो 10 लाख या 10 की पावर 6 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। मतलब किसी विलयन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित, किसी विलयन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित जो विलय की मात्रा होती है उसी को विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। फॉर्मूला समझ लीजिए, सब समझ जाएंगे। पीपीएम में सांद्रता, सांद्रता इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होगा, विलय का भार ग्राम में, विलय का भार
ग्राम में, क्योंकि कहा गया है 10 लाख में उपस्थित विलेय की मात्रा, ठीक है, अपान विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ये भी ग्राम में रहेगा भैया, द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10 लाख, 10 लाख को हम लिखेंगे 10 की पावर 6, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा विलयन पीपीएम में सांद्रता का, मतलब किसी विलयन के 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ग्राम में उपस्थित है। देखो विलयन का द्रव्यमान ग्राम में है, 10 लाख इसके ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। तो पीपीएम में सांद्रता इक्वल टू विलेय का भार ग्राम में अपान विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10 की पावर 6। इसी फॉर्मूले को लगा के आप लोग पीपीएम में सांद्रता निकाल सकते हैं। इसको भी नोट कीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। नोट हो गया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। ये हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम, दो ऐसे नियम हैं जिसको नियम कानून से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बहुत अच्छा नंबर ला पाएंगे। दूसरा हमारा राउल्ट का नियम है VVVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। मैं जो कहता हूं आप लोग कीजिए, ऐसा नहीं है कि इस कान से सुने इधर से निकाल दिया, ऐसा मत करना, नहीं तो आप अपने ही फ्यूचर के साथ खेलोगे। देखो राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट्स लॉ बहुत सिंपल सा है, वाष्प दाब से रिलेटेड इन्होंने नियम दिया था जिसको हम राउल्ट का नियम बोलते हैं। देखो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसको प्रभाज कर दीजिएगा, मतलब किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, कोई विलयन है उसका जो वाष्प दाब है उसकी जो कमी होती है, अवनमन का मतलब होता है कमी, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ोतरी, ठीक है। तो किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, मतलब किसी विलयन का जो वाष्प दाब है उसके वाष्प दाब में जो कमी है वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वो जो है उस विलयन में जो विलेय है उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। एक चित्र हम लोग समझते हैं वही वाला जो मैंने बताया था। ये ले लेते हैं एक भगोना, ठीक है, ये हमने ले लिया एक भगोना, ठीक है। इस भगोने में हम लोग लेते हैं विलायक को, देखो ये हम ले लेते हैं विलायक को, ठीक है, हमने ले लिया विलायक को, ठीक, समझ में आया। एक चीज और याद रखिएगा, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, मतलब जो हमने विलायक लिया इसमें जो विलेय होगा वो अवाष्पशील पदार्थ होगा, ठीक है, तभी राउल्ट का नियम यहां पे लागू होगा। अब अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य क्या होते हैं या अवाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं, जैसे हो गया आपका यूरिया हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया और शर्करा हो गया, जो चीनी आप लोग यूज करते हैं, ये सब अवाष्पशील है। जैसे हमने ले लिया ये क्या है, विलायक है, क्या है ये, विलायक है। अब विलायक को हम लोग जल भी ले सकते हैं, पानी जिसको बोलते हैं, पानी भी ले सकते हैं हम लोग विलायक में, ठीक है। ये हमने भगोने में पानी ले लिया। अब ये जो शुद्ध विलायक है, अभी केवल विलायक है, विलयन नहीं बनाया हमने, इस विलायक का जो वाष्प दाब है उसको मान लीजिए ये P0 है, P0 है, ठीक है, इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब हम इसमें करते क्या है, कुछ अवाष्पशील विलेय पदार्थों को इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ये देखो कुछ अवाष्पशील विलेय पदार्थ मैंने इसमें घोल दिए। अब अवाष्पशील विलेय पदार्थ बोलिए या अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य भी बोल सकते हैं आप लोग, विद्युत अनपघट्य, मतलब विद्युत अनपघट्य का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह अनपघट्य, ठीक है, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से ना हो या धारा का प्रवाह ना हो, वो अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य होते हैं। जैसे शर्करा हो गया हमारा, चीनी, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज और यूरिया हो गया, ये सब है भैया विद्युत अनपघट्य या अवाष्पशील पदार्थ। इन्हीं को हमें इस विलायक में डालना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इतना समझ में आ गया, मैं इसको इरेज कर दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हमने क्या किया था, विलायक लिया, इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है। अब मैंने इसमें क्या किया, कुछ विलेय पदार्थों को डाल दिया, ये है भैया विलेय, अवाष्पशील विलेय पदार्थ है ये, ठीक है,
ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। अब मैंने जब इसमें डाला भैया, तो किसी विलयन में, अगर आप लोग किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थों को डालते हैं, तो इस विलयन का जो इससे प्राप्त जो विलयन होगा उसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। क्यों कमी आएगी? क्योंकि इसके क्वथनांक में वृद्धि होगी। क्वथनांक का मतलब कोई द्रव, वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव उबलने लगे उसको क्वथनांक बोलते हैं। तो देखो, अगर आप खुद सोचो, आप अगर एक भगोने में पानी को केवल गर्म करेंगे तो वो जल्दी गर्म होगा। अगर आप उसमें चीनी मिलाकर गर्म करोगे तो वो देर में गर्म होगा, यानी कि क्वथनांक में वृद्धि हो गई। ठीक है, पहले वो कम टेम्परेचर पर भी वो उबलने लगता था, अब ज्यादा टेम्परेचर हमने लगाया तब वो उबला, यानी कि क्वथनांक में वृद्धि हुई। और जब क्वथनांक में वृद्धि होती है तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है। तो ये आपका पहले विलायक था, मैंने इसमें विलेय डाल दिया। विलेय आप शर्करा भी ले सकते हैं। तो मैंने जब इसमें विलेय डाला तो ये विलयन बन गया। ठीक है, अब इस विलयन का जो वाष्प दाब है उसको हम लोग पीएस मान लेते हैं। क्या? पीएस। और इसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा। आपेक्षिक अवनमन यानी कि कमी होगी। ठीक है, अवनमन। ठीक है, अवनमन। तो वही मैंने कहा, वही है आपका राउल्ट का नियम कि किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी कि जब हमने विलायक में ये विलेय डाला तो इस विलयन के वाष्प दाब में अवनमन हुआ, यानी कि कमी हुई। तो ये जो कमी है ये विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा, यानी कि जो विलेय हमने यहां पे लिया था इसका जो मोल प्रभाज होगा उसके बराबर होगा। और विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या, आप भी मैंने बताया है। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, हमने पानी लिया था, ठीक है, तो उसका क्वथनांक कम था, उसमें मैंने चीनी डाल दिया तो क्वथनांक ज्यादा हो गया। क्वथनांक ज्यादा हुआ तो इसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हुआ, वाष्प दाब में इसके कमी हुई। और जब वाष्प दाब में कमी हुई भैया, तो इसमें जो वाष्प दाब में जो कमी होगी वो उसके मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। मतलब सिंपल सा आपका फंडा है कि जो ये विलयन है इसके वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और एक चीज आप और ध्यान रखना कि किसी विलयन में, किसी विलायक में अगर हम अवाष्पशील पदार्थ डालते हैं तो उसके विलयन में उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। ये ध्यान में रखना। मैं इस चित्र को अब इरेज करूंगा। ठीक है, अब देखो पहले हम लोग इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। राउल्ट के नियम का फॉर्मूला क्या होगा? देखो इसका फॉर्मूला होगा पी नॉट। ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। ये है भैया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, देखो यहां पे पी नॉट आपका है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जो मैंने केवल विलायक लिया था इसका वाष्प दाब पी नॉट है। पी एस जो है ये विलयन का वाष्प दाब है, इसमें जो कमी हुई, ठीक है, वो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन यही है, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। ये किसके बराबर होगा? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। तो विलेय के मोल प्रभाज का फॉर्मूला होता है एन अपान एन अपान एन प्लस एन। अब आप लोग कहेंगे सर जी आपने तो विलेय के मूल प्रभाज को बताया था Na अपान Na प्लस एन बी। देखो वो भी आप लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो n है विलेय के मोलों की संख्या, स्मॉल n ये भी विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल N जो है ये विलायक के मोलों की संख्या है। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। वो तो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लिखेंगे। ठीक है, वो मुझे प्रूफ करना था कि दोनों के मोल प्रभाज का योग एक आता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका? राउल्ट के नियम का फॉर्मूला कि वाष्प किसी विलयन के वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। यही राउल्ट का नियम है। तो यहां पे आप देख सकते हैं। अब मैं इस चित्र को केवल इरेज करूंगा। ठीक है, ये आपका चित्र इरेज हो गया। अब कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे देखो यहां पे आपका पी नॉट क्या है? पी नॉट। ठीक है, ये क्या है भैया? ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, समझ में आया? आप लोग कहेंगे मेरे दोस्त कि पीएस क्या है सर जी? पीएस, तो पीएस जो है ये है विलयन का वाष्प दाब। क्या है ये? विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब। उसके बाद में आप लोग कहेंगे सर जी ये यन क्या है? तो यन है भैया विलेय के मोलों की संख्या। क्या है ये?
विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, देखो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जो मैंने बताया था Na/Na+Nb, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कैपिटल N क्या है? ये विलायक के मोलों की संख्या है। क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, ये आपका है कैपिटल N। तो यही होता है राउल्ट का नियम कि किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो है P0 - PS/P0, ये विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ये विलेय का मोल प्रभाज का फॉर्मूला होता है। P0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS है विलयन का वाष्प दाब, N है विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N है विलायक के मोलों की संख्या। तो ये राउल्ट का नियम हमारा हो गया। इसको जल्दी से जल्दी आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, नोट हो गया स्टूडेंट, मैं इरेज करता हूं। आगे देखते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। इसकी कुछ सीमा है भैया, लिमिटेशंस इसकी भी हैं। मैंने बताया था हर चीज की एक लिमिट होती है। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। देखो, फर्स्ट है राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं लिख दीजिएगा। मतलब जो राउल्ट का नियम है वो तनु विलयनों के लिए लागू होता है। तनु विलयन का मतलब जिसमें विलेय की मात्रा कम हो। जैसे आप पानी ले लें एक गिलास, उसमें 10-15 ग्राम चीनी डालें तो वो थोड़ा तनु रहेगा। अगर आप उसमें 40-50 ग्राम चीनी डाल देते हैं तो थोड़ा सा गाढ़ा होगा। तनु का मतलब जो पतले विलयन होते हैं, और सांद्र का मतलब जो गाढ़े विलयन होते हैं। तनु विलयन में विलेय की मात्रा कम होगी, तनु विलयन में कम, और सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा ज्यादा होगी। सिंपल सा है। तो राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों के लिए लागू होता है। सांद्र विलयन इस नियम का विचलन प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। यह केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होगा, जैसे यूरिया, शर्करा, ठीक है, ग्लूकोज। और अगर आप कहें कि KCl, जो पोटेशियम क्लोराइड होता है, HCl, इस सब पर लागू हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि ये लोग विद्युत अनपघट्य नहीं है, ये विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, तो इन पर यह नियम लागू नहीं होता। आगे देखते हैं कोई और सीमा है। ठीक है, तीसरा देखो, विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। मैंने बताया विद्युत अपघट्य के जो विलयन होते हैं, जैसे NaCl, KCl, H2SO4, ये सब विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, और जो मैंने शर्करा, ग्लूकोज, ये सब बताया था, ये विद्युत अनपघट्य होते हैं। तो ये विलयन जो होते हैं, इन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ये आयनों में टूट जाते हैं और इसमें धारा का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है। तो इन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। चौथा देखो, जो पदार्थ विलयनों से में संगुणित हो जाते हैं, उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, और जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाएंगे, उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। बस हो गया। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, क्वथनांक में उन्नयन। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इनका नाम है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का उन्नयन का मतलब क्वथनांक का बढ़ना, उन्नयन का मतलब बढ़ना, और अवनमन का मतलब कम होना, घटना। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? देखो, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये लो भैया, हमने ले लिया बर्तन, ठीक है, इसमें मैंने ले लिया विलेय के पदार्थ को। ये देखो विलेय है हमारा, ये विलेय, आप सॉरी विलायक को ले लिया मैंने, ये हमारा विलायक है, केवल विलायक है। ठीक है, तो अभी इसका वाष्प दाब थोड़ा अधिक होगा। ठीक है, जैसे हम इसमें विलेय पदार्थों को घोल देंगे, इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा और क्वथनांक बढ़ जाएगा। देखो, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। मतलब क्या है? सिंपल सा है, अभी मैंने समझाया कि अगर आप किसी विलायक में विलेय पदार्थ को, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को डालेंगे तो इस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा और इसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा, और यही जो क्वथनांक में वृद्धि होती है, यही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। दो लाइन में सिंपल सा है। ये आपका है भैया विलायक, ये जो पीला वाला है ये विलायक है। ठीक है,
इसमें हमने डाल दिया, पहले ये विलायक अकेला था तो इसका वाष्प दाब ज्यादा था, क्वथनांक कम था। अब मैंने इसमें विलेय डाल दिया, ठीक है। तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ हमने डाला तो इसका वाष्प दाब, ये जो विलयन बना, विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाएंगे, तो इस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है और इसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। मतलब अब आप इसको ज्यादा गर्म करेंगे तब ये उबलेगा, ठीक है। तो बढ़ जाता है। किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। मतलब यही जो क्वथनांक बढ़ता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। बस हो गया, सिंपल सा है। इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से। ध्यान से समझना, क्वथनांक में उन्नयन को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से। आप लोग एक लाइन में लिख लीजिएगा कि क्वथनांक कि इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा टीबी का 1000 इंटू केबी, ठीक है, इंटू स्मॉल डब्लू, ये स्मॉल डब्लू है, अपान, ठीक है, कैपिटल डब्लू इंटू एम, ठीक है, इंटू एम, ठीक। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला, क्वथनांक के उन्नयन का ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। समझ में आ गया? यह क्वथनांक के उन्नयन का फॉर्मूला होगा। मतलब यहां पे क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। देखो ये डेल्टा टीबी है आपका क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। 1000 आपका है, केबी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। स्मॉल डब्लू है विलेय का भार, जो आप विलेय डाल रहे हैं उसमें, तभी तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हुई, तो ये विलेय का भार है। डब्लू क्या है? ये डब्लू है विलायक का भार, जो पहले आपने पानी लिया था विलायक, ये उसका भार है। कैपिटल एम क्या है? ये विलेय का अणु भार है, ठीक है। क्या है ये? विलेय का अणु भार। तो हम लिख देते हैं सारी चीजों को। यहां पे डेल्टा टीबी क्या है, ठीक है, इसको बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोलेंगे? क्वथनांक का उन्नयन लिख दीजिए, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, इससे न्यूमेरिकल आता है भैया, ध्यान से समझना। उसके बाद में क्या है? केबी क्या है? केबी, इनका प्यार से इनको बोलते हैं हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहां पे एक चीज और समझिए, ये स्मॉल डब्लू क्या है? स्मॉल डब्लू है विलेय का भार। क्या है ये? स्मॉल डब्लू है तो ये विलेय का भार होगा, ठीक है, विलेय का भार। उसके बाद में समझ लो मेरे दोस्त कि कैपिटल डब्लू क्या है? ये विलायक का भार है। ध्यान से समझना, जो चीजें मैं बता रहा हूं सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा। विलायक का भार, ठीक है। इसके बाद में मेरे प्यारे छात्रों, इसके बाद में आता है कि आपका एम क्या है? एम ये विलेय का अणु भार है। एम क्या है? विलेय का अणु भार। जो विलेय आपने लिया है उसका अणुभार क्या है? वो एम है, विलेय का अणु भार। तो समझ में आया? क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक के क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम। डेल्टा टीबी है क्वथनांक का उन्नयन, केबी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार और कैपिटल एम है विलेय का अणुभार। इसको याद रखना, इस फॉर्मूले को याद रखना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। मान लीजिए आपसे एम पूछ लिया गया तो इन सबको उधर ले जाइए, इसको इससे गुणा होगा, इसका भाग होगा और आपका दूसरा फॉर्मूला निकलकर आ जाएगा। इसको नोट करो, फिर हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, हिमांक का अवनमन, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखो मैं साइड में था, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इनका नाम है, इनको प्यार से बोलते हैं हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में अवनमन। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वह टेम्परेचर, हिमांक क्या होता है? वह टेम्परेचर जिसमें कोई द्रव सॉलिड में बदल जाए, ठोस में, ठीक है, जैसे बर्फ, ठीक। तो देखो क्या होता है, जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है,
विलायक का हिमांक कम हो जाता है। मतलब आपसे क्या कहा जा रहा है, देखो ध्यान से समझना। आपसे कहा जा रहा है, जैसे मान लीजिए एक बर्तन हम फिर से ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये स्टाइलिश बर्तन, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, विलायक को हमने ले लिया, इनका नाम है विलायक। वही सारे सेम प्रोसेस है, बस आपको समझना है। इनका नाम दे देते हैं हम लोग विलायक, ठीक, विलायक। अब अगर आप इस विलायक को बर्फ में बदलेंगे तो ये जल्दी बदलेगा, लेकिन अगर इसमें कोई विलेय पदार्थ डाल के आप बदलेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब हिमांक कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग विलेय पदार्थ को मिला देते हैं। तो जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है, ये जो आपका विलेय है ये वाला, इसको मैंने विलायक में अब घोल दिया है, ठीक है, घोला जाता है, विलायक का हिमांक कम हो जाता है। तो विलायक का जो हिमांक है वो कम हो जाएगा। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। मतलब जब किसी विलायक में हम विलेय को घोलेंगे तो हिमांक में कमी होगी, इसी कमी को हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, बस हो गया। अवनमन का मतलब समझो कमी, तो विलेय को विलायक में घोलेंगे तो हिमांक में कमी, वही हिमांक में अवनमन, सिंपल सा है। इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी एफ से। देखो हिमांक में अवनमन को डेल्टा टी एफ से डिनोट करेंगे और क्वथनांक के उन्नयन को हमने डेल्टा टीबी से डिनोट किया था। इसका फॉर्मूला वही उसी प्रकार से होगा 1000, ठीक है, इंटू यहां पे केबी के जगह पर के एफ रहेगा, इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू इंटू एम, ठीक है। ये भी उसी तरह रहेगा, बस डिफरेंस क्या है दोनों में, डेल्टा टीएफ है यहां पे, क्योंकि ये हिमांक का अवनमन है, और यहां पे केबी के जगह पर केएफ हो जाएगा, क्योंकि ये आपका मोलल अवनमन स्थिरांक है। इसको नोट करिए, फिर मैं बताता हूं कौन क्या है, ठीक। इसको मैं इरेज करता हूं। अब देखो ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका जो भैया डेल्टा टीएफ है, ये कौन है, इनको हम प्यार से बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या बोलते हैं, सॉरी, हिमांक में हिमांक का अवनमन इसको बोलेंगे, सॉरी, हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन, ठीक है, अवनमन मतलब हिमांक में कमी, ठीक। दूसरी चीज हमारा है के एफ, इसको क्या बोलेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक, इसको बोलेंगे हम लोग मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। ये हमारे भैया हैं मोलल अवनमन स्थिरांक जी, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू इनको तो जानते होंगे, स्मॉल डब्ल्यू ये है हमारे कैपिटल डब्ल्यू, इनको भी लिख देते हैं। स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, मतलब जो विलेय हमने घोला है उसका भार, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू आपका है मेरे दोस्त, ये विलायक के भार हैं, सिंपल सा है, विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है। और आपका जो एम है, ये कौन है, एम जो है ये विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार, ठीक है। ये हमारा हो गया, समझ में आया। तो यही है हिमांक में अवनमन, कि जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। डेल्टा टीएफ इक्वल टू 1000 इंटू केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम। डेल्टा टीएफ है हिमांक का अवनमन, केएफ है मोलल अवनमन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार, एम है विलेय का अणुभार। बस हो गया, इसको नोट करो फटाफट। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, इसको मैं इरेज करता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इस टॉपिक का नाम है परासरण दाब क्या है, मतलब परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है। व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे केमिस्ट्री में, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के इस सेशन का। देखो परासरण दाब क्या होता है। देखो किसी शुद्ध विलायक से विलयन में या फिर एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में
अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। मतलब एक मैंने तनु विलयन ले लिया एक साइड में, दूसरे साइड में सांद्र विलयन ले लिया। तनु विलयन का मतलब जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा हो, विलेय कम हो। सांद्र का मतलब जिसमें विलायक की मात्रा तो ज्यादा होगी लेकिन विलायक भी काफी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो तनु विलयन और सांद्र विलयन, बीच में हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया। अब तनु विलयन के जो विलायक हैं वो अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा सांद्र विलयन वाले सांद्र विलयन में जाएंगे। इसी प्रवाह को ही हम परासरण कहते हैं। तो देखो, किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। और परासरण दाब क्या है? किसी विलयन का परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जा सकता है जिसे विलयन पर आरोपित करने पर परासरण की क्रिया रुक जाती है। मतलब वो दाब जिसको आरोपित करने पर परासरण क्रिया रुक जाए वो परासरण दाब होती है। अब देखो, मैं चित्र से आपको समझाने का प्रयास करता हूं आखिर परासरण होता क्या है। देखो, यहां पे मैंने ले लिया है, ठीक है, ये मैंने ले लिया है एक बर्तन, ठीक है, ये मैंने ले लिया आपका एक चित्र, ठीक है, इसके बीच में एक लगी है भैया अर्धपारगम्य झिल्ली। ये देखो, ये है अर्धपारगम्य झिल्ली। ध्यान से समझना इसको। मैं ऐसे बना देता हूं, बस ये समझिएगा कि ये है अर्धपारगम्य झिल्ली। मैं लिख देता हूं यहां पे अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। अब क्या कहा गया है? देखो भैया, ये जो दोनों साइड में है, इस साइड में भी आपका विलायक है, ये देखो, या विलायक को हम इस तरह से नहीं दूसरी तरह से डिनोट कर देते हैं, ध्यान से समझना। इस साइड में भी आपके ये विलायक हैं, ठीक है, ये आपका है विलायक। इसको नाम दे देते हैं भैया, सबको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ये है विलायक, विलायक के अणु, ठीक है। और इसमें कुछ विलेय हैं, मतलब कुछ विलेय भी इसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ विलायक ही है, इसमें कुछ विलेय के भी कण हैं, ठीक है। अब देखिए, दूसरी तरफ भी हमारा विलायक है, इस तरफ भी हमारा कुछ विलायक है, ये देखो, ठीक है, इधर भी विलायक है। और इधर जो विलेय है वो काफी ज्यादा है, मतलब इधर जो विलेय की मात्रा है वो काफी ज्यादा है। तो यहां पे भी विलायक है, इस साइड में भी और इस साइड में भी हमारा ये विलायक है, ये विलायक है, ठीक है। और इनका नाम है, येलो कलर वाले का ये विलेय है, इनको हम विलेय मान लेते हैं, विलेय। और ये जो हमारा विलयन है भैया, ये तनु विलयन है। क्यों तनु विलयन होगा? ये तनु क्यों है बताइए? तनु ये इसलिए है क्योंकि इसमें विलायक ज्यादा है, विलेय कम है, यानी कि ये पतला विलयन है, ये तनु विलयन है, ठीक है। इसमें विलायक ज्यादा है और विलेय कम है, ये तनु विलयन कहलाएगा। ये जो साइड में है इसमें देखिए विलेय आपका इससे ज्यादा है, यानी कि विलायक तो ज्यादा है ही, लेकिन जो विलेय है इसमें सिर्फ 4 दिख रहे हैं, इसमें कई विलेय हैं, तो ये सांद्र विलयन कहलाएगा। अब देखिए, जो ये विलायक के कण हैं, ठीक है, इसको हम सांद्र विलयन बोल सकते हैं, सांद्र, ठीक है। अब देखिए, आपका परासरण क्या होता है? तनु विलयन से जो विलायक के कण हैं वो अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा सांद्र विलयन में जो स्वतः प्रवाह होता है उसी को हम परासरण कहते हैं। तो होगा क्या, इसमें से जो आपके विलयन हैं, देखो, इसमें से जो विलायक के कण हैं वो यहां से इस साइड में जाएंगे। ये विलायक के कण जो हैं वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाएंगे, स्वतः इनका प्रवाह होगा। इसी को ही हम परासरण कहते हैं। मतलब एक तनु विलयन से विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा सांद्र विलयन में उनका जो प्रवाह होता है, जो स्वतः प्रवाह होता है, वही परासरण कहलाता है। तो इस साइड में हमने सांद्र विलयन लिया जिसमें विलायक ज्यादा है, विलेय कम है, और इस साइड में मैंने तनु विलयन लिया है मैंने इधर, जिसमें विलायक आपके ज्यादा है, विलेय कम है। और इस साइड में मैंने अर्धपारगम झिल्ली के इस ओर मैंने सांद्र विलयन लिया है जिसमें विलायक ज्यादा है और विलेय जो है इसकी अपेक्षा ज्यादा है, ठीक है। तो परासरण क्या होता है कि
तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के कण का स्वतः अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा स्वतः प्रवाह जो होता है वो परासरण कहलाता है। तो यहां जो तनु विलयन से जो विलायक के कण हैं ये यहां से ऐसे ऐसे आएंगे और इस तनु विलयन में आकर इस सांद्र विलयन में आ जाएंगे। तो यही विलायक के कण का स्वतः प्रवाह ही परासरण कहलाता है। मैंने समझा दिया, सिंपल सा था कि तनु विलयन से विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा सांद्र विलयन में जो प्रवाह होता है उसी को हम परासरण बोलते हैं। अब एक चीज और समझते हैं, परासरण को हम किससे डिनोट करते हैं? देखो ध्यान से समझना, परासरण दाब लिखिएगा, ठीक है, परासरण दाब को, ठीक है, P। देखो भैया परासरण दाब है तो इसको P से डिनोट करेंगे, या आप पाई से भी डिनोट कर सकते हैं, या पाई से, ठीक है, किससे? पाई से। ये पाई है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, पाई से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा भैया, अब इसका फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जो हमारा परासरण दाब है ये किसके समानुपाती होगा? ये सांद्रता के समानुपाती होगा। किसके? सांद्रता के, ठीक है। और सांद्रता को हम लोग डिनोट करते हैं C से, तो सांद्रता को हम लोग C से डिनोट करते हैं, ये इसके समानुपाती होगा, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। देखो हम अब फार्मूला निकाल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि परासरण दाब को P या पाई से प्रदर्शित करते हैं। परासरण दाब जो है वो सांद्रता के समानुपाती होगा, मतलब जो ये सांद्रता है उसके समानुपाती होगा। दूसरी चीज आपका क्या है? P जो है ये समानुपाती होता है किसके? टेम्परेचर के, यानी कि ताप के, ठीक है। टेम्परेचर जिसको हम लोग ताप बोलते हैं, ये इसके भी समानुपाती होता है। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। 1 व 2 से हमने क्या देखा? देखो हमने देखा है 1 व 2 से कि P जो है वो समानुपाती है किसके? देखो C के भी समानुपाती है, T के भी समानुपाती है। तो यहां पे P समानुपाती CT हम कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो P हमारा हो जाएगा, समानुपाती के जगह पे आपका एक स्थिरांक जुड़ेगा R, तो ये हमारा हो जाएगा RCT, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा परासरण दाब का। लेकिन एक और फॉर्मूला हम निकालेंगे, मैं इसको इरेज करता हूं चित्र को, आप लोग नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। अब इरेज कर दूं, देखो इसको मैं इरेज करता हूं, फिर हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं, ठीक है, ठीक है। ये मैंने इरेज कर दिया। अब देखो इस साइड में हम कुछ समझते हैं, ठीक है। P = RCT मैंने लिख दिया है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, चूंकि C = आपका फॉर्मूला होता है, C = होता है N/V। N क्या है? ये मोलों की संख्या है। N क्या है? मोलों की संख्या। V है आयतन, V है आयतन लीटर में। तो इस C के जगह पर N/V हम रख देंगे, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए अब देखो P = आपका क्या हो जाएगा? P = आपका हो जाएगा, देखो यहां पे N/V है C की जगह पे, तो हम R लिखेंगे, R, ठीक है। और T को भी लिख देंगे R इंटू N/V लिख देंगे, इंटू T लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से समझना आप चीजों को। P इधर V जो है बटे में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा PB = क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NRT, ये हो जाएगा NRT, ठीक है। ये भी परासरण दाब का फॉर्मूला होता है, PB = NRT, ठीक। ये आपने सुना होगा। अब दूसरी चीज ध्यान से समझिए, यहां पे यहां से अगर हम P की वैल्यू निकालें तो ये आप लिख सकते हैं, इसके नीचे P कर सकते हैं, तो यहां से भी हम P की वैल्यू अगर निकालेंगे परासरण दाब का, तो एक फॉर्मूला निकल कर आएगा NRT/V, ठीक है। ये आप परासरण दाब का फॉर्मूला समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका परासरण दाब का फॉर्मूला होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है?
अब आप लोग ये कहेंगे सर जी यहाँ पे आर क्या है, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो जो है सबको मैं लिखवा देता हूं, ठीक है, एक साइड में। तो देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं, यहां पे पी क्या है। पी तो आप सभी को पता है, ये है परासरण दाब। क्या है? परासरण दाब, ठीक है। दाब लिखिएगा, ये द्रा लिख जाता है मेरे से क्योंकि द्रो मैंने बहुत ज्यादा लिखा है, ठीक है। ये परासरण दाब है। दूसरी चीज आप लोग पूछेंगे हमसे, सर जी वी क्या है? तो वी है आयतन। ये क्या है? आयतन है, ठीक है। आयतन, वो भी लीटर में, लीटर में, ठीक है। अब मेरे स्टूडेंट आप लोग कहेंगे सर जी यहां पे टी क्या है? तो टी तो सबको पता है टेम्परेचर है, यानी कि ताप, ठीक है। टी है टेम्परेचर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है एन क्या है? ये देखो मैंने एन लिखा था, एन अपान बी। तो एन है मोलों की संख्या। क्या है ये? मोलों की संख्या, ठीक है। अभी भी कुछ बच रहा है, देखो यहां पे आपका बच रहा है कि सर जी आर क्या है? यहां पे आर मैंने एक आपको बताया था, आर, ये जो आपका समानुपाती के चिन्ह को हटा के मैंने आर लगाया था, ये है विलयन स्थिरांक, ठीक है। विलयन स्थिरांक, ठीक। अब एक चीज और बचा है, उसको भी जानेंगे हम लोग। सी क्या है? ये देखो मैंने सी लिखा था, वहां पे सी टी। सी तो पता ही है, ऊपर मैंने लिखा था सांद्रता, ठीक है, सांद्रता। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा और ये परासरण दाब हो गया। परासरण क्या होता है? मैंने आपको बताया कि तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के कणों का, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण दाब को पी या पाई से प्रदर्शित करते हैं। पी परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 1। परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से परासरण दाब के समानुपाती आपका C भी है, T भी है, तो दोनों समानुपाती हो गया। समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो P इक्वल टू आर सी टी। अब चूंकि C सांद्रता इक्वल टू मोलों की संख्या अपान आयतन होता है, मतलब हमारे प्रति लीटर आयतन में कितने मोल हैं उसी को तो सांद्रता बोलते हैं, ठीक है। जैसे 1 लीटर आपने जल लिया, उसमें मोलों की संख्या कितनी है विलेय की, वही सांद्रता है। तो हमने P इक्वल टू C के जगह पर NV रख दिया, तो P इक्वल टू आर NV अपान NV एन अपान वी इंटू टी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, पी इक्वल टू एनआरटी अपान वी। पी है परासरण दाब, वी है आयतन लीटर में, टी है ताप, एन है मोलों की संख्या, आर है विलयन स्थिरांक, सी है सांद्रता। तो ये हमारा परासरण दाब भी कंप्लीट हुआ और हमारा पूरा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा था। तो आज का क्लास मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, आप लोग पहले इसको नोट करिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। पूरा चैप्टर मैंने एक ही वीडियो में आपको विलयन पढ़ाया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं हार्ड वर्क करके आपको सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर सारे पढ़ाऊं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद आपका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश हुआ। पूरा चैप्टर मैंने आपको बताया, कोई भी टॉपिक हमने नहीं छोड़ा, ऐसे ही मैं आपको सारे चैप्टर्स बताता रहूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आपसे विदाई लेते हैं। ऐसा नहीं, कल फिर हम मिलेंगे, नो टेंशन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।